हर कोई पैसे के लिए रोते रहता है कि अरे मुझे इतना पैसा चाहिए वो लेकिन मिल नहीं रहा है। सैलरी आती है, आती नहीं है, 2 दिन में खत्म हो जाती है। किसी को करोड़ रुपए चाहिए, किसी को लाखों रुपए चाहिए, वो उनके पास आ नहीं रहे हैं। तो इसका क्या रीज़न है? तो पैसे के मामले में जितने लोग भी रोते हैं वो लाइफ लॉन्ग रोने ही वाले हैं और जो लोगों को नहीं रोना है ना वो रुकेंगे और एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेंगे। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट हैं जिनके पास करोड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी है और कितने बंगलो गाड़ी ड्राइवर सब होते हुए भी लाइफ में खुश नहीं है। आजकल ये बहुत कॉमन वर्ड चल रहा है, मनी मैनिफेस्टेशन। मनी मैनिफेस्टेशन में तो सेल्फ एस्टीम का बहुत ही मेजर रोल है। फिर अबंडेंस माइंडसेट भी होता होगा और स्कैर्सिटी माइंडसेट भी होता होगा। तो इसे आप कैसे डिफाइन करोगे? तो कौन बनेगा करोड़पति अमिताभ बच्चन जी चल रहे थे वहां पे उन्होंने कई लोगों को करोड़ों रुपए बांटे। आज आप पता कीजिएगा उसमें से कितने लोग आज भी करोड़पति हैं। चलो ये सारी बातें हो गई। अब आप ये बताओ कि धन वर्षा कैसे होगी, पैसे कैसे हमारे पास आएंगे? सबको ये जानना है। क्या आपने कभी मैनिफेस्टेशन किया है या क्या आप फटाफट से पैसा कमाना चाहते हैं? तो आज की हमारी जो गेस्ट है मनीषा अग्रवाल जी, वो हमें सिखाएंगी कि ये हम कैसे करेंगे। उनका ये मानना है कि अगर आपका सेल्फ बिलीफ हो, आपके वाइब्रेशन हाई हो, आप पॉजिटिव पर्सन हो, तो ये सब आपको आसानी से मिल सकता है। मनीषा मैम ने अपनी कम्युनिटी में बताया है कि कैसे आप मनी मैग्नेट बन सकते हो और पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज के पॉडकास्ट में हम यही सब जानेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर। क्या पैसा सिर्फ हार्ड वर्क से ही कमाया जा सकता है या हमारे बिलीव्स, हमारी वाइब्रेशन, हमारे एनर्जी से भी हम पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? आज के एपिसोड में हम जानेंगे मनी ब्लॉकेजेस के बारे में, कुछ मनी मैनिफेस्टेशन के मिथ्स के बारे में और खोलेंगे अबंडेंस के दरवाजे आपके लिए। हमारी आज की गेस्ट हैं मनीषा अग्रवाल मैम, जो कि एक हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी कोच हैं। ये मैनिफेस्टेशन कोच और एक हीलर भी हैं। ये रायपुर की एक बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं, इन्हें आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए आज हम इनसे मिलते हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो मैम, वेलकम टू आवर एपिसोड। थैंक यू पूजा जी। शुरुआत हम करेंगे, बहुत आजकल ये बहुत कॉमन वर्ड चल रहा है मनी मैनिफेस्टेशन, बट ये है क्या? ये प्लीज आप एक्सप्लेन करिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, पहले अपने मैनिफेस्टेशन को लेते हैं। मैनिफेस्टेशन वर्ड जो है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन ये सेम वर्ड है जो कि बहुत अभी पॉपुलर है, मतलब बहुत ट्रेंडी है मीडिया में। और इसके साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है, लोग सोचते हैं कि हम जो चाहेंगे हम वो अचीव कर लेंगे, जबकि एक्चुअल फैक्ट ये है कि जो वो होते हैं वही अचीव होता है। अच्छा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी इंसान जो होता है वही यदि अचीव करेगा तो वो कैसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगा। तो इसके लिए एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे जुटाने में आपकी हेल्प करती है। तो यहाँ पे कई चीजें इन्वॉल्व है। आप देखो, पहला चाहना, किसी चीज को चाहना, उसके बाद शिद्दत, है ना। तो जैसे ही आप किसी चीज को चाहते हो तो वो आपका एक फर्स्ट स्टेप होता है। यूनिवर्स आपके लिए वो चीजें अरेंज करना स्टार्ट करता है, बट वो बहुत सरफेस लेवल पे होती है। मोस्टली लोग यहीं पे फेल हो जाते हैं कि वो चाहने तक रुक जाते हैं। इसके बाद आता है सेकंड शिद्दत, यानी कि आपका पूरा इमोशन उसमें जुड़ जाना चाहिए। जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा हाई इमोशंस के साथ अट्रैक्ट करते हो तब यूनिवर्स उसको और सेकंड स्टेप तक ले जाता है, यानी कि वो चीज आपके लिए स्टार्ट हो जाती है एक मटेरियलिस्टिक फॉर्म में बनना, क्योंकि अभी वो केवल एक फीलिंग में थी। और इसके बाद आता है एक्शन, क्योंकि वर्ड अट्रैक्शन जो है वो इटसेल्फ अट्रैक्ट एक्शन से बना है। तो इसलिए आस्क रिसीव बिलीव लोग सोचते हैं, बट यहाँ एक्शन वर्ड जो लोग नहीं समझ पाते, हाँ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आप एक्शन लेते हो तो वो चीज फिजिकल फॉर्मेट में आपके सामने आ जाती है। एक्चुअली यूनिवर्स में एनर्जी के फॉर्म में सारी चीजें अवेलेबल है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो मतलब यूनिवर्स के पास हर कुछ है और वो अपने बच्चों को खुशी देखना चाहता है। बट हम क्या करते हैं, हम क्रिबिंग करते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि क्रिप करते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। और यूनिवर्स का काम है तथास्तु। यूनिवर्स को ना हिंदी समझ में आती है, ना इंग्लिश समझ में आती है, ना और कोई लैंग्वेज। यूनिवर्स को जो लैंग्वेज समझ में आती है वो होती है वाइब्रेशन। तो आप जो इमोशंस में होते हो उसकी एक वाइब्रेशन होती है, एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी होती है जो यूनिवर्स तक पहुंचती है।
और उसी से आपको वो चीजें अट्रैक्ट होने लगती है, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी। ओके, यानी हम जो सोचते हैं, चाहे हम नेगेटिव सोचें या पॉजिटिव सोचें, वो हमारे साथ होगा। ये ओके, सो अब जैसे हम नेगेटिव और पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो फिर अबंडेंस माइंडसेट भी होता होगा और स्कैर्सिटी माइंडसेट भी होता है। तो इसे आप कैसे डिफाइन करोगे या कैसे समझाओगे? इसके लिए एक्चुअली देखिए, अबंडेंस जो वर्ड है, इसको लोग सोचते हैं कि बहुत सारी दौलत मेरे पास हो, बहुत सारा पैसा हो, है ना, लेकिन एक्चुअली ये माइंडसेट है। मतलब लोग अपनी माइंडसेट से ही अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। कुछ लोगों का माइंडसेट बहुत ज्यादा स्कार्सिटी वाला होता है। एकदम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आप फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ पार्टी पे गए, 8-10 लोग रैंडम पार्टी पे गए, जो बंदा उठ के पेमेंट करता है, मे बी आप लोग सबका फाइनेंशियल स्टेटस समान हो या ना भी हो, बट जो बंदा उठ के पेमेंट कर रहा है उसका अबंडेंस माइंडसेट है, क्योंकि सबने पार्टी की। कुछ लोग हैं जो उस समय जब बिल पेमेंट का टाइम आएगा तो वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएंगे, वो स्कैर्सिटी माइंडसेट है। अच्छा, आपको और एक दो एग्जाम्पल देती हूँ कि आप मोस्टली जो लेडीज है या कोई भी है सब्जी खरीदने जाते हैं और सब्जी वाले का बिल बना 73 रुपीज। अरे भैया क्या 3 रुपए लोगे, 70 रुपीज हम दे के आते हैं। इट इज ऑल्सो स्कैर्सिटी माइंडसेट। तो हमको बहुत, हर समय हम अपने सबकॉन्शियस को ये याद दिलाते हैं कि मैं इतना खर्च नहीं कर सकता। और जैसे मोस्टली क्या होता है, जब आप कुछ महंगी चीज खरीद लेते हो या मार्केट जाते हो और आप बहुत सारा शॉपिंग करके आते हो, फिर आके बहुत रिग्रेट करते हो, बहुत गिल्ट, अरे यार आज तो पूरे पैसे खर्चा हो गए, पूरा मंथ का अभी सैलरी खत्म हो गया है। तो ये भी अगेन स्कैर्सिटी माइंडसेट है। आप यूनिवर्स को बार बार, अपने सबकॉन्शियस को बार बार ये बता रहे हो कि आपके पास जो है वो खत्म हो रहा है। तो जो अबंडेंस माइंडसेट है, इस पे इंटेंशनली स्टिक रहा जा सकता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके थ्रू हम अबंडेंस माइंडसेट को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और उसमें स्टिक रह सकते हैं, ताकि मनी मैनिफेस्टेशन बहुत इजी हो सके। ओके। हाँ, ये अक्सर देखने को मिलता है, जैसे कि हम रोज़मर्रा की चीज़ों में भी नेगेटिव अपने आप को ही बोलते हैं या डाउट करते हैं, सेल्फ डाउट करते हैं, जैसे कि अरे ये मुझसे नहीं हो पाएगा या उसका ज़्यादा बेहतर है, मेरा क्यों बेहतर नहीं है। तो इन चीज़ों को भी कैसे क्लियर कर सकते हैं हम? हाँ, मनी मैनिफेस्टेशन में तो सेल्फ एस्टीम का बहुत ही मेजर रोल है, क्योंकि आज हम ज़्यादा मनी पे ही बात करने वाले हैं। इसमें आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम ही मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है बचपन से। पेरेंट्स यदि आपके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, तो वो बच्चा अलग लेवल पे, हाइट्स पे जाता है। ना केवल पैसे में, लाइफ के सभी एरिया में वो सक्सेस में पहुंचते हैं। अब जाने अनजाने में हम क्या करते हैं, अरे तू क्या कर पाएगा, या कई माएँ बोलती है मेरा बेटा तो पढ़ ही नहीं पाता है, या कई लोग कहते हैं कि पता नहीं इसका क्या होगा, इतना मोबाइल में रहता है, ऐसा। हम तो नॉर्मली बोल के चले जाते हैं, बट वो बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में बैठते जाता है कि उसकी कैपेसिटी केवल उतनी है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, बहुत ही कॉमन स्टोरी है, हर ऑडियंस ने सुनी होगी। हाथी के बच्चे को बचपन में एक जंजीर से बांध के रख दिया गया, और फिर उस समय उसने बहुत तोड़ने की कोशिश की, वो तोड़ नहीं पाया। तो उसके दिमाग में ये बैठ गया, ये जंजीर मुझसे टूटेगी नहीं। उसके बाद वो इतना बड़ा हाथी बन गया, फिर भी वो उसी एकदम पतले से धागे जैसी जंजीर पे वो बंधा रहता है, चुपचाप, तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता। रीजन कि उसके दिमाग में, उसके सबकॉन्शियस ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो मुझसे टूटेगा। टूटेगी नहीं। और ये किस लिए हुआ? वो बचपन के कंडीशनिंग की वजह से हुआ। यदि मैं आपको एक अपना एग्जाम्पल दूं, तो मेरे पापा हमेशा जब भी मेरा रिजल्ट होता था, रिजल्ट डे वाले दिन, सबसे पहले जाते थे जो सबसे शहर की महंगी मिठाई की दुकान है, वहां से रसगुल्ले का डब्बा लेते थे, और वो 2 किलो रसगुल्ला लेके ही स्कूल में एंटर करते थे, या 5 किलो रसगुल्ला लेके। तो मैं बोलती थी, पापा आप ये लेके क्यों जा रहे हो? तो बोलते, तू टॉप करेगी तो पूरे टीचर्स को और उनको तुरंत खिलाना होगा ना, तो फिर मार्केट आऊंगा, तुम्हारा स्कूल इतना आउटर में है। मैं बोलती, पापा अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, मैं भी इस साल में टॉप ना करूं। तो वो बोलते थे, यार मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस है, मेरी बिटिया तो हर साल टॉप करेगी। तो वो एक, मैंने उनका जज्बा क्लास 1 से देखा। क्लास 3-4 के बाद ये सिचुएशन थी कि उनका वो कॉन्फिडेंस मेरे पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होने लगा, और मतलब उसका इतना गहरा असर हुआ कि 12th के बाद कॉलेज तक कभी भी मैंने सेकंड पोजीशन का चेहरा ही नहीं देखा। मतलब हर जगह टॉप ही किया, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल हो। तो मुझे ये चीज समझ में आई। मैंने पापा से पूछा, पापा ये कोई टेक्निक थी क्या? जब मैं बड़ी हुई तो उन्होंने बोला, हाँ, यदि आप अपने बच्चे पे कॉन्फिडेंस दिखाते हो ना, मुझे इतना, वही हो सकता था तो फेल भी होती, पर मैं इतना ही कॉन्फिडेंट रहता। वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है बच्चे की पर्सनालिटी में जब वो बड़ा होता है। करेक्ट। और हर इंसान को उसकी शक्ति याद दिलानी पड़ती है।
आज राम जी ने भी हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई थी कि आप इतनी बड़ी समुद्र को पार करके लंका पहुंच सकते। तो माँ बाप तो बहुत मेजर रोल प्ले करते, और हम क्या करते, जाने अनजाने में अपने बच्चों के सेल्फ एस्टीम को लो कर देते हैं, और बच्चा वो उस नेगेटिव बिलीफ्स के साथ ही बड़ा हो जाता है कि यार पैसे तो बहुत मुश्किल से मिलेंगे, मैं कमा नहीं पाऊंगा, बहुत टफ है लाइफ, आगे लाइफ कैसे चलेगी। इनफैक्ट लोग इतना भी बोलते हैं आजकल, ज्यादा बच्चे कहाँ से हम करेंगे, क्योंकि उनकी परवरिश में बहुत खर्चा हो जाता है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, पहले तो लोग 8-8 10-10 बच्चे करते थे और बिल्कुल अच्छे से, तो मतलब पैसा कितना लोगों ने अलग तरीके से इंटरप्रेट कर दिया है, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत इजीली फ्लो करेगी, लेकिन केवल अपने माइंडसेट की वजह से, केवल अपने नेगेटिव ब्लॉक्स की वजह से लोग इसके फ्लो को रोक देते हैं। बचपन से कई बार हमने ये भी सुना है कि जितनी चादर है उतना ही पैर पसारो। ये तो बहुत ही बड़ा ब्लॉकेज है। कि अब तो इस ब्लॉकेज को लोगों ने सोशली डिस्कार्ड कर दिया है कि नहीं भाई, चादर ही बड़ी कर लो। करेक्ट। तो ये तो है, एक्चुअल में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं कि खर्च कम करो, या चादर जितना पैर पसारो, या पैसा खर्च हो जाता है, मेरे पास टिकता नहीं है, या लोन्स हैं मेरे, मुझ ईएमआई है, कैसे होगा, या जॉब बेटर नहीं है, बिजनेस बेटर है, यानी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हमने ये जाने अनजाने में अपने ऊपर लगा के रखे हैं। और सबसे मजे की बात है कि ये सारे रिस्ट्रिक्शंस को ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, इंटेंशनली जब हम अवेयर हो जाएं कि हाँ, इन ब्लॉकेजेस की वजह से मेरी लाइफ में मनी का फ्लो कम हो रहा है, तो हम इसको आराम से इजीली, बहुत इजीली, क्या अपने स्टेट को अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम इसी के बारे में बात करते हैं। हम अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कैसे कर सकते हैं? हाँ, इसके लिए ना देखो, सबसे पहला स्टेप है कि अवेयरनेस, है ना? जैसे कि मैं अपने कोर्सेस में भी बताती हूँ कि मेरा एक कुछ एक्सेल शीट पे कुछ कैलकुलेटर सा है, जिसमें आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स फिल करते हो, तो उससे आपका मनी स्कोर निकल के आता है कि हाँ, एग्जैक्टली आपका माइंडसेट अभी कहाँ है। अबंडेंस माइंडसेट और स्कैर्सिटी माइंडसेट का स्कोर आता है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप फिल करते हो, तो एक अवेयरनेस आ जाती है, अच्छा यहाँ यहाँ मैंने ब्लॉक करके रखा है मनी को। इट्स लाइक कि एक कप लीजिए, और उसके ऊपर आपने ऐसे 4 उंगलियों से ऐसे ढक के रखा है ओके। कप को, और ऊपर से बहुत बारिश हो रही है, मतलब पैसों की बारिश हो रही है और अबंडेंस की बारिश हो रही है, यूनिवर्स सबको देना चाहता है, पर आप अपने एफटीबीए की वजह से उसको रोक रहे हो। ये एफटीबीए क्या है? ये 4 उंगलियां जो जिससे मैं रोक रही हूँ उस कप में पैसा भरने से, वो है हमारी फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस। ये कैसे बनते हैं? तो जैसे फीलिंग्स हमारी, सबसे पहले हमको ऑब्जर्व करना है कि पैसे के बारे में सोच के मुझे कैसा लगता है। मतलब क्या मुझे ऐसा लगता है कि यार ये मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, खर्च हो जाएंगे, या पता नहीं मैं कब इतनी रिच बनूंगी, या ये जो आपके फीलिंग्स हैं, ये वो सिम्टम्स हैं जो आपके माइंडसेट को डिनोट करते हैं कि आप एग्जैक्टली पैसे को लेकर क्या सोचते हो। ओके। है ना? और बचपन से जो आपने घर में, अपने सराउंडिंग में, अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी सुना है, या तो आपने सुना है कि बहुत इजीली रिच बना जा सकता है, और या तो आपने सुना है कि बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है, उसके बेस पे आप बिलीव बना लेते हो। आपका सबकॉन्शियस एक पैटर्न बना लेता है। न्यूरोपाथवेज जो है ना आपके, वो अपने आप क्रिएट होते चले जाते हैं कुछ चीजों को लेके, और उसी के बेस पे आप हमेशा एक्शन करते हो। जब आपका एक कंफर्ट लेवल होता है कि इस लेवल तक आप पैसा कमा हर इंसान का, पता है आपको, एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताती हूँ कि एक कंफर्ट लेवल होता है। जैसे कोई इंसान 20,000 के कंफर्ट लेवल पे है, तो वो 20,000 किसी भी कंडीशन में कमा लेगा। कोई इंसान 50,000, कोई करोड़ के कंफर्ट में है, तो वो करोड़ रुपए महीने के कमाएगा। मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक सर्वे भी हुआ है। दो अच्छी रिच फैमिली के 2 लड़कों को इक्वल पैसे, इक्वल सिचुएशन, इक्वल सब कुछ दिया गया, मतलब स्टाफ, कंपनी एंड सब कुछ, लेकिन केवल अपने माइंडसेट की वजह से कुछ ही सालों में एक बहुत ही नीचे आ गया और एक बहुत ऊंचाई पे चला गया। चलिए, यहाँ तो इक्वल थे सिचुएशन, इसी को यदि एक्सट्रीम कर दे कि किसी को बिल्कुल विदाउट रिसोर्सेस रख दिया जाए, ठीक है, और पर उसका माइंडसेट रिच है, और यहाँ किसी को अच्छी खासे रिसोर्सेज दे दिए जाए ना, उसके बावजूद जो बिना रिसोर्स वाला है वो हाइट पे पहुंच जाएगा थोड़े ही टाइम पे। बहुत मैजिकल लगता है ये सुनना। बिल्कुल। पर ये चीज देखो आप कैसे प्रूफ भी होती है, मैं आपको बताती हूँ। कौन बनेगा करोड़पति अमिताभ बच्चन जी चलाते थे, वहां पे उन्होंने कई लोगों को करोड़ों रुपए बांटे। आज आप पता कीजिएगा उसमें से कितने लोग आज भी करोड़पति, वो वापस उसी सिचुएशन में पहुंच गए, वो उस पैसे की एनर्जी को संभाल नहीं पाए। ओके।
क्योंकि आप उसके साथ अलाइन ही नहीं कर पाते हो जब आप उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट नहीं करते हो। तो पैसे के साथ आपके अलाइनमेंट को आपको बिठाना पड़ेगा। आपको पैसे के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाना पड़ेगा। पैसे को आप एक एनर्जी समझो, एक आइडेंटिटी समझो और उसके साथ आपकी दोस्ती का रवैया बढ़ाना पड़ेगा। तभी जैसे कोई आपका फ्रेंड है, आप उसको वैल्यू करोगे और वो भी आपको इक्वल वैल्यू करेगा, तभी आपकी दोस्ती लंबी चलेगी। पर हम पैसे के मामले में क्या करते हैं? चिड़चिड़ाते हैं। आज मेड की सैलरी देने आ रहे हैं, तू बहुत महँगा ले रही है, फिर उसके बाद सब्जी के वाले के पास जाके चिड़चिड़ाते हैं। हम जब भी पैसे को देते हैं, तब भी हम चिड़चिड़ाते हैं। इनफैक्ट जब हमको पैसा रिसीव होता है, तब भी कई बार चिड़चिड़ा जाते हैं, इतना कम में क्या होगा, आजकल के ज़माने में कुछ होता है क्या? ये सब क्या है? अगेन हम पैसे को ब्लॉक कर रहे हैं, रोक रहे हैं। मतलब अभी हमको हम लोग ये सिखाते हैं कि आप जब भी किसी को पैसा दो, ब्लेस करके पैसा दो। आप हमेशा ये बोलो, गो विथ लव, ग्रो विथ लव। मतलब ये पैसा जब भी मैं आपको दे रही हूँ, ये आपके पास जाएगा और 10 गुना होकर मेरे पास वापस आएगा। मेरे यूनिवर्स से यही प्रार्थना है। ये आपको भी बरकत देगा, आपको भी बरकत यानी आप बोल सकते हैं कि आपको भी समृद्धि देगा, आपके काम पूरे होंगे और चाहे वो 10 रुपए का नोट ही क्यों ना दे रहे हैं भिखारी को या फिर एक सब्जी वाले को या किसी स्टाफ की सैलरी ही क्यों ना दे रहे हो, हमेशा ब्लेस करके पैसा दीजिए। हाँ, ये बहुत तो हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपने बोला कि हाई वाइब्रेशन में कैसे रहें। पैसे को स्पेशली पैसे की एनर्जी के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पैसा जब भी दे रहे हैं तो अपने आप को बहुत खुशी वाले स्टेट पे रखिए। अब तो आपका माइंड ये रिसीव करता है कि आपके पास बहुत है देने को। इसीलिए कहा जाता है कि दान कीजिए। यदि आपके पास 10 रुपए है तो भी आप यदि 1 रुपया भी दान कर रहे हो, तो भी वो आपके माइंड को ये फीलिंग देता है कि आपके पास अबंडेंस है, आपके पास बहुत है। और बड़े-बड़े जो धर्मगुरु हैं या आज सिस्टर शिवानी भी बोलती हैं इस बात को कि यदि हम बार-बार ऐसा बोलेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, तो यूनिवर्स भी बोलता है कि तथास्तु। तो ना केवल पैसे के लिए लोग टाइम के लिए तो आजकल बहुत ही अभी टाइम ही कहाँ है मरने का, तो यूनिवर्स बोलता है तथास्तु, अब तुमको टाइम में नहीं मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है, बिल्कुल नहीं बोलना है। और दूसरी बात कि मोस्टली क्या होता है जैसे अभी जो सीज़न आ रहा है दिसंबर का मंथ है तो लोग अभी विज़न बोर्ड बनाने में लगे हैं कि ये अगले साल इतना कमाना है और इतना कमाना है। अब वो नंबर यदि लिख देंगे और अपनी एनर्जी को उस लेवल तक नहीं पहुँचाएँगे, तो उनकी एनर्जी क्या होगी एकदम डेस्परेशन की एनर्जी हो जाएगी। मतलब आपको लग रहा है यार मैंने लिख तो दिया है सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आप आज 50,000 रुपए महीने के कमा रहे हो और आपने सीधे लिख दिया 10 लाख रुपए महीने की मुझे चाहिए क्योंकि आपको किसी ने बताया मनी मैनिफेस्टेशन यूट्यूब में आपने देखा और सोचा कि यार मैं अपने विजन बोर्ड पे लिख दूँ। बट आपने अपनी इनर फ्रीक्वेंसी को ट्यून नहीं किया उस 10 लाख रुपए के लिए। तो पहले तो आपका जो आरएएस है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है माइंड का एक फ़िल्टर, वो उसे डिनाई कर देगा अच्छा, कि आप वहाँ पहुँच ही नहीं पाओगे। लिखने से कुछ लिखने से कुछ नहीं होगा। अंदर ही अंदर आप लिख रहे हो, ऊपर-ऊपर अफ़र्मेशन कर रहे हो, मैं 10 लाख अगले महीने कमा रही हूँ। पर आप कहीं न कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, उस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। मन में डाउट करो मन में डाउट कर रहे हो प्लस डेस्परेट हो रहे हो, कब होगा यार, कब होगा यार? ये लिखे मुझे 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, कब होगा? तो इससे बेटर है कि आप गोल्स जब भी बनाओ मनी मैनिफेस्टेशन के लिए, तो आप स्मार्ट गोल्स बनाओ। स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक S for specific, ओके, M for measurable और A for achievable, R for realistic और T for time bound। मतलब यदि हम अपने गोल्स को इस तरीके से डिज़ाइन करें कि वो एकदम रियलिस्टिक हो, एक पर्टिकुलर टाइम बॉन्ड में हो और वो अनअचीवेबल ना लगे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, तो फिर वो सारे गोल एक जगह पे अलाइन होने लगते हैं। अच्छा, इसका एक और तरीका है, जैसे आप बता रहे थे अपनी एनर्जी को हाई रखने का। सबसे पहले जैसे कोई भी चीज़ जो बड़ी बनती है दुनिया में, वो सबसे पहले पेपर पे बनती है। तो आप अपने गोल्स को लिखिए, है ना? आप पहले कोई भी चीज़ पेपर पे लिखी जाती है, दिमाग में उसकी पूरी डिज़ाइन एकदम क्लियर हो जाती है। एक क्लैरिटी यदि आ जाती है दिमाग के पास कि मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है, उसके बाद आप लेज़र फ़ोकस उसी चीज़ को सुबह-शाम देखते हो। विज़न बोर्ड के थ्रू या 555 टेक्निक के थ्रू या मैनिफेस्टेशन की जो भी टेक्निक्स होती हैं, उसका एक ही मकसद होता है कि जो आपके दिन भर में इतने लाखों करोड़ों थॉट्स आते हैं, उन वो थॉट्स मोस्टली क्या होते हैं, वेग होते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो कभी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कभी इधर, कभी इधर। तो ये गोल सेटिंग के थ्रू हम उन थॉट्स को अलाइन करके एक डायरेक्शन में उस एनर्जी को भेजते हैं
और जब उस डायरेक्शन में उस एनर्जी पे आप फोकस होकर अपना एनर्जी देते हो, तो वो चीज़ क्या होती है, बढ़ने लगती है। ओके। आप देखो कि उस समय सबसे ज़्यादा मज़ेदार है कि जो आरएएस है हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, वो मैक्सिमम दुनिया में जितने भी ब्रह्मांड में चीज़ें हैं, उसमें से वो कनेक्ट करने लगता है, उन्हीं चीज़ों को आपको दिखाने लगता है जो आप सोच रहे हैं। जैसे यदि मैं आपको अभी कहूँ कि इस कमरे में आप येलो चीज़ों को देखिए, तो फॉर अ टाइम बीइंग ना आपको केवल येलो दिखने लगेगा। मतलब केवल आपको लगेगा अच्छा, आप काउंट करेंगे तो आप बोलेंगे 8 से 10 येलो चीज़ है यहाँ पर। तो अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, नॉर्मली ब्लैक भी देख रहे हैं, पिंक भी देख रहे हैं, ब्लू भी देख रहे हैं, सब कलर्स देख रहे हैं। तो ये जो है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये यहाँ पे रोल प्ले करता है और इस तरीके से बहुत ही साइंटिफिक तरीका है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन, जिसके थ्रू हम अपने सारी थॉट्स, सारी फीलिंग्स को अलाइन करते हैं, अपनी एनर्जी को एकदम हाई वाइब्रेशन में रखते हैं और तब हम जो चाहते हैं वो बहुत ईज़िली हमें मिलने लगता है। ओके। जैसे हम टेक्निक्स की बात कर रहे थे अभी, तो एक जो मुझे ऐसे रैंडमली मैंने भी कहीं देखा या सुना है, एक होता है कि स्क्रिप्टिंग, कि हम लिखें हमें क्या चाहिए। नेक्स्ट होता है विजुअलाइज़ेशन, कि हम इमेजिन करें, सोचें। देन होता है अफ़र्मेशंस। तो ये तीनों में से कौन-सी सबसे पावरफुल टेक्निक होती है? देखिए, यदि हम एनएलपी के लैंग्वेज में बात करें, तो हम विजुअल, काइनेस्थेटिक और ऑडिटरी, वीए कहा जाता है। ये 3 तरीके से बाहर की एनर्जी को अपने अंदर लेते हैं। एक तो आँखों के थ्रू विजुअल, है ना? और काइनेस्थेटिक यानी हम फ़ील करते हैं और ऑडिटरी यानी हम सुनते हैं। तो ये तीनों ही तरीके से किसी में ये कोई सेंस ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, किसी में कोई और सेंस एक्टिवेट होते हैं। किसी भी तरीके से हमको पूरे टाइम उस एनर्जी पे रहना है जो हमें चाहिए। हमारी थॉट्स को पूरा यदि हम उसी में केंद्रित कर देंगे, तो हम मैक्सिमम अपने गोल तक पहुँच पाएँगे। मतलब इसमें ऐसा है, अपने सेल्फ एस्टीम को भी हाई रखना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ-साथ आप ये सारी टेक्निक्स पे वर्क करते जाओ। लिख के भी आप काम करो, सुनो, सुनना और जैसे सुनने का काम हम बोलते हैं कि रात को सोने के पहले हमारा माइंड जो होता है वो थीटा स्टेट पे होता है और जब हम सुबह उठते हैं तो अल्फा स्टेट पे होता है। ये दोनों ही टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस बहुत एक्टिव होता है। ये दोनों टाइम पे यदि हम ऑडिटरी तरीके से लेटे-लेटे पलंग पे हम अपनी ही अफ़र्मेशन को ऑडियो रिकॉर्डिंग करके सुनते हैं, तो हमारा माइंड तुरंत उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। और जब आप दिन भर में फ्री हैं या नहाने के बाद सुबह पूजा वगैरह करके आप लिखने का काम कर सकते हो। ओके। तो बेसिकली सारी टेक्निक्स का एक ही पर्पस है कि आपको मैक्सिमम टाइम उसी ऑरा में रहना है और उसी एनर्जी पे वाइब्रेट करना है। आजकल तो ऐसा होता है कि फ़ोन देखते-देखते सो रहे हैं, उठते साथ सबसे पहले फ़ोन देख रहे हैं। तो फिर जो आप कह रहे हो वो टेक्निक तो तब ऐसे में काम नहीं आएगी ना? बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि जो भी चीज़, जब मैंने बताया कि सोते समय थीटा स्टेट पे सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है और उस समय यदि हम रील स्क्रॉल करते-करते सोते हैं, तो पूरी रात हमारे दिमाग में कुछ भी वेग विचार चलते हैं उसी रील से रिलेटेड। ना तो हमारी नींद पूरी होती है, ना हम फ़ोकस्ड रह पाते हैं किसी भी चीज़ पे और फिर सुबह वो थके-थके से हम उठते हैं। तो इसके लिए हमेशा ये बोला गया है कि कोई भी मोबाइल है या कोई भी डिवाइस है, उसको आधा घंटा सोने के पहले अपने से अलग कर दे, दूर थोड़ा रख दे और सोते समय आप लंबी गहरी साँसें लेते हुए, अपने विज़न, अपनी चीज़ों को सोचते हुए ही सोइए। कि ये एक सुनने में थोड़ा-सा लगता है अलग-सा तरीका है, लेकिन इस तरीके से बहुत लोगों ने सक्सेस अचीव की है, मनी मैनिफेस्ट किया है। बिल्कुल, अगर हमें ऐसे तरीकों से सक्सेस मिले, पैसा मिले, तो फिर ज़रूर ये करना ही चाहिए। अब आप इतना कुछ हमें बता रहे हो, तो अब आपके बारे में बताइए कि आप इस फ़ील्ड में कैसे आए? मेरा क्या है, मैं शुरू से बहुत ही स्पिरिचुअल चीज़ों से मेरा जुड़ाव रहा। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे मम्मी-पापा भी शुरू से बहुत स्पिरिचुअल रहे हैं। इनफैक्ट मेरे दादा-दादी के ज़माने से हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहे हैं बचपन से। तो वो उन्होंने बहुत छोटी उम्र में, मतलब मैं सोचती हूँ आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स हमको करवाया होगा तब हम क्लास 5-6 में रहे होंगे। ओके, तो और फिर उस समय तो इतना ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं थे। पॉपुलर हाँ, नहीं था। तो पापा के प्रेमाइसेस में आर्ट ऑफ लिविंग वालों ने अपना एक आश्रम जैसा खोल के रखा था, तो उन्होंने हमको भेज दिया और वहाँ पे हम सीख कर आए कि भई हमको गुस्सा नहीं करना है। मतलब पहला एक चीज़ समझ में आई और सबसे ज़्यादा जो उस एज में मैंने सीखी थी, एक्सेप्ट द पर्सन एंड सिचुएशन एज़ इट इज़। उनका एक हाँ। बहुत ही बेसिक थंब रूल वो सिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत बचपन से दिमाग में आ गई कि
किसी को भी यदि एक्सेप्ट करना है तो एज इट इज उसकी बुराई अच्छाई के साथ साथ एक्सेप्ट करो, तो ये चीज़ रिलेशनशिप में बहुत हेल्प की लाइफ में। तो इस तरीके से इस जर्नी में हम आगे बढ़ ही रहे थे कि मज़ा आने लग गया था कि यार ये जो स्पिरिचुअलिटी है ये बहुत हेल्प करती है। मैं शुरू से बहुत एम्बिशियस लड़की रही हूँ कि मुझे लाइफ में बहुत पैसा कमाना है, बहुत नाम चाहिए, बहुत आगे बढ़ना है। तो उस एम्बिशंस के साथ बैलेंस आउट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी होती थी। और ये चीज़ जब मैं रियलाइज़ करने लगी, मैं थोड़ी बड़ी हुई और समझ में आने लगी कि हाँ, जब आप सक्सेस के लिए आगे बढ़ते हो, तो जितने ज़्यादा आप आगे बढ़ते हो, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आपको मिलती है। क्योंकि ये इतना सरल नहीं है और इतना आसान नहीं है। तो जब आप उन प्रॉब्लम्स के साथ बहुत ईज़िली टैकल कर पाते हो, बहुत हैपीली टैकल कर पाते हो, उसका रीज़न है आपकी स्पिरिचुअलिटी। तो मैं बहुत ही बिलीवर रही इस चीज़ की कि हर इंसान को स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो सारे पेरेंट्स को भी बोलूँगी कि बचपन से बच्चों में स्पिरिचुअल चीज़ों को डाल दीजिए, जबकि लोग बोलते हैं बुढ़ापे में आके ये सीखना चाहिए। पर मैंने अपने दोनों बच्चों को काफ़ी छोटी एज से स्पिरिचुअलिटी में डाला और उनसे वही बातें मैं करती हूँ। आज वो भी बहुत सक्सेसफुल हैं। जी। आज एथेंस में वो बड़ा वाला बेटा मेरी बहुत अच्छी कंपनी चला रहा है और छोटा वाला लंदन में, दोनों अपने बिज़नेस कर रहे हैं इतने सक्सेसफुल तरीके से और इतनी छोटी उम्र में, 21 साल और 23 साल की उम्र में। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि उसके बावजूद वो बहुत ही खुश और चहकते-महकते क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं। तो ये स्पिरिचुअलिटी की जर्नी मैंने महसूस की। मैंने 14 साल तक फैशन डिजाइनिंग का काम किया, बहुत ही बड़ा एक स्टोर मैं मुकलावा के नाम से रन कर रही थी। जी, जी। तो मैंने देखा कि ये सारी चीज़ों को मैं बैलेंस आउट कर पा रही हूँ ड्यू टू माय स्पिरिचुअलिटी। पर दुनिया में बहुत सारे लोग जो मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स और लोग थे, जो कि बहुत सफ़र कर रहे थे कि यार थोड़ा भी काम का बर्डन बढ़ाते हैं तो हम मैनेज नहीं कर पाते, गिल्ट आता है हम बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे। तुम वर्किंग होते हुए भी अपने बच्चों को इतना हाईली सक्सेसफुल बन कैसे परवरिश कर पा रही हो? तो तब मैंने सोचा कि यार इनको गाइड किया करना ज़रूरी है या इनको थोड़ा-सा मैं भी यदि हेल्प करती हूँ, पैशन था ये शुरू से। तो बस मैं फिर उस इस तरफ खिंचती चली गई और स्पेशली कोविड के समय तो लगा कि नहीं, लाइफ का पर्पस तो मेरा यही है, मेरी सोल कॉलिंग है कि मैं इसी में आगे बढ़ूँ। क्योंकि मैं स्ट्रांगली मानती हूँ कि गुलाब बाँटने वाले के हाथों में गुलाब की खुशबू रह जाती है। तो ये एक ऐसा गुलाब था जो मैं बाँटना चाहती थी समाज को। तो इसके लिए मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ती गई और बहुत मज़ा आ रहा है इस जर्नी में। ये बहुत अच्छा हुआ लोगों के लिए कि आप इस फ़ील्ड में आ गए, कितने लोगों को आप हेल्प कर पा रहे हो। और सबसे मिरेकल बात ये है पूजा जी कि बहुत सारे इंसिडेंट्स डेली होते हैं। जैसे मॉर्निंग में जब फर्स्ट टाइम मैं हाथ में मोबाइल लेती हूँ तो देखती हूँ लोगों के बहुत थैंक यू मैसेजेस होते हैं कि मैम आपने मेरी ज़िंदगी में ये चेंज ला दिया, मैम थैंक यू, आज मेरा ये हुआ। तो ये जो फीलिंग है ना, ये मुझे बहुत ही ऊपर रखती है। ज़मीन में पैर नहीं रखने देती, क्योंकि अच्छा लगता है कि लोग इतनी जल्दी और इतने सक्सेस अचीव कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है इनको थोड़ा-सा डायरेक्शन देते ही यदि इतना मेजर चेंजेस आ सकता है, तो अवेयरनेस की तो ज़रूरत है। और ईश्वर ने आपको एक ज़रिए के रूप में लोगों तक पहुँचाया है एंड वेरी वेरी अमेजिंग पर्सनैलिटी यू आर। थैंक यू। तो जैसे लोग आपको थैंक यू कहते हैं तो हम भी यूनिवर्स को, गॉड को थैंक यू कहते हैं। तो ग्रैटिट्यूड कितना ज़रूरी है लाइफ में? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। यही सबसे ज़रूरी है। मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी, ग्रैटिट्यूड इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके मतलब एक लुइस है की एक बुक है जिसमें ये लाइन बोली गई है कि आप जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ज़्यादा आपको दिया जाएगा और यदि आप ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे तो जो आपके पास है वो भी ले लिया जाएगा। तो ये जो लाइन है कि वो भी ले लिया जाएगा, इसके लिए तो लोग अवेयर ही नहीं है। हाँ। लोग सोचते हैं कि ठीक है यार, मोस्टली लोगों को लोग तो इस वाले गाने में रहते हैं ना कि कैसे कैसे को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी बल्ले करा दे। तो लोग सोचते हैं यार मेरे पड़ोसी के पास ना कोई डिग्री थी, ना मेरे कोई फ्रेंड के पास कुछ अक्ल थी और वो इतना कमा रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। अगेन हम अपनी एनर्जी को लो कर रहे हैं, किसी से कंपैरिजन करके, किसी से किसी के लिए जेलस फील करके हम अपनी एनर्जी को लो करेंगे और हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। तो हमें जो भी दिया यूनिवर्स ने, चाहे आप देखो इतने बड़े-बड़े सक्सेसफुल लोग हुए हैं, यदि हम उनके बैकग्राउंड में जाके देखें तो परिवार के पास ऐसी सिचुएशंस नहीं थी, फेवरेबल सिचुएशंस कि वो उनको हायर स्टडीज़ में भेज सके या उनको बड़ी कंपनी लगा के दे सके, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत हाइट्स अचीव की। रीज़न केवल और केवल उनका ग्रैटिट्यूड। उनको जो मिला, जितना मिला, उन्होंने कभी क्रिबिंग नहीं की। यूनिवर्स को हमेशा थैंकफुल बोला है और आप चाहे जितनी भी बुक्स पढ़ लें, इस साइंस में मैनिफेस्टेशन की साइंस का कोर है ग्रैटिट्यूड। तो मैं अपने कोर्स में सबसे पहली क्लास से लेके सबसे लास्ट तक यही करवाती हूँ कि मॉर्निंग में उठ के आपको 10 रैंडम ग्रैटिट्यूड करने हैं।
यूनिवर्स के लिए भी। और मतलब अपने आसपास की छोटी-छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए, कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें भगवान ने हमको दी है, इतना प्यारा शरीर दिया है, इतना प्यारा घर-बार, परिवार दिया है और सब कुछ आज का इतना खूबसूरत दिन दिया है। हर चीज़ को थैंक यू कीजिए, अपने मोबाइल को, अपने पलंग को, अपनी खूबसूरती को, अपने बालों को, अपने कपड़ों को, हर चीज़ को। तो कई बार जब शुरू-शुरू की क्लासेस में लोग बोलते हैं कि मैम लिस्ट खत्म हो जाएगी, समझ तो हाँ, समझ नहीं आ रहा है, तो मैं बोलती हूँ ठीक है आप लिखना शुरू करो। जब लिखते हैं तो बोलते हैं हाँ 1 मंथ तक रिपीट ही नहीं कर पाए, मतलब हम अच्छा इतनी चीज़ें हैं। है। हाँ, ज़रा-सा मुझे गाइड करना पड़ता है, लेकिन इतनी चीज़ें हैं जिसके लिए हम ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। और सडनली उनके माइंडसेट में ये शिफ्ट आता है कि जब वो मेरे पास आते हैं तो कई बार कि बहुत प्रॉब्लम चल रही है, पैसा नहीं टिक रहा है, बिल्कुल उधारी चल रही है या कोई और चीज़ों के लिए आते हैं। अब उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है, क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ों से भर जाते हैं ग्रैटिट्यूड से कि वो बोलते हैं पर ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली भी है, अच्छे भी हैं। बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी है, जिसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता था। अब उनका ध्यान मतलब उनका एक माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है और जैसे ही माइंडसेट शिफ्ट होता है यूनिवर्स कहता है कि अब मैं आपको भर-भर के दूँगा। वाओ! तो ग्रैटिट्यूड तो सबसे इम्पोर्टेंट है और हर समय ग्रैटिट्यूड के स्टेट में रहना है। कोई भी यदि आपके लिए कुछ भी करता है तो आप ज़रूर उसको थैंक यू बोलिए, दिल से थैंक यू बोलिए। क्योंकि एक होता है कि आप केवल ऊपर से आपको सिखाया गया है इसलिए आप थैंक यू बोल रहे हैं और एक आप फ़ील कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ सबसे बड़ा ट्रिक यही है, आपको फ़ील करना है। दिल से किसी को धन्यवाद देके देखिए, दिल से किसी की प्रशंसा करके देखिए। तो वो यूनिवर्स केवल आपकी फीलिंग की लैंग्वेज को समझता है। तो ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे टाइम आपको ग्रैटिट्यूड के स्टेट में रहना ही चाहिए। यदि लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करना है तो तो ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी। बहुत ज़रूरी। फर्स्ट स्टेप ग्रैटिट्यूड। या हर कोई पैसे के लिए क्रेविंग करता है या रोते रहता है कि अरे मुझे इतना पैसा चाहिए वो लेकिन मिल नहीं रहा है। सैलरी आती है, आती नहीं है, 10 दिन में ख़त्म हो जाती है। और हमेशा सबकी इच्छा है कि मुझे किसी को करोड़ रुपए चाहिए, किसी को लाखों रुपए चाहिए, वो उनके पास आ नहीं रहे हैं। तो इसका क्या रीज़न है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है पूजा जी आपने और आपको सबसे मज़ेदार बात बताती हूँ, पैसे को लेके लोगों का जो ये इमोशन है ना, ये उनका नशा बन गया है, दारू की तरह का नशा है। ओके। आपको पता है जैसे आपने बताया अबंडेंस माइंडसेट और स्कार्सिटी माइंडसेट के बारे में हमने बात की थी। जस्ट ये स्कार्सिटी माइंडसेट लोगों का नशा हो जाता है। मतलब लोग उस इमोशंस में जीना ही पसंद करते हैं। बहुत ही मैजिकल लगेगा ये सुनना आपको। अच्छा। हाँ, जैसे रोने वाले को रोने का बहाना चाहिए। आप जैसे मैंने दारू की लत का एग्ज़ाम्पल क्यों दिया? आप देखो जिसको दारू पीना है, वो खुशी में भी पिएगा और गम में भी पिएगा। क्योंकि वो बहुत खुश है तो भी बोलेगा कि दारू पार्टी करेगी और वो बहुत दुखी है तो भी वो भी बस। सेम। जिनके पास मतलब बहुत पैसा है ना, उनको भी यदि रोने की आदत पड़ गई ना, उनको और पैसा चाहिए, वो रोने का बहाना ढूँढते हैं। मतलब एक इतना इंटरेस्टिंग मेरे पास एक केस था मेरे एक क्लाइंट का। घर में सब कुछ है, इतने नौकर-चाकर, इतना बढ़िया हस्बैंड कमा रहा है और इतना मतलब क्या बोलना चाहिए, यदि उसकी सिचुएशन अपन देखें तो बोलेंगे कि एक कॉमन पर्सन से बहुत ऊपर लेवल पे थी। बट पूरे टाइम वो डिप्रेशन में है बंदी। मतलब ये सोच के कि यार कैसे होगा? बच्चों की शादी कैसे होगी? या मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया या आप मतलब देखो, लोगों को एक पर्टिकुलर माइंडसेट में रहने की हैबिट हो जाती है। और हम लोग जब इस फील्ड में हैं, क्योंकि हम बहुत सारे क्लाइंट्स को डील करते हैं, तो हमको ये समझ में आता है कि हर इंसान का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है और वो पैटर्न वो बार 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 रिपीट करता है। ओके। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ये पैटर्न ब्रेक करना। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि कोविड आया। कोविड जब टीवी पे न्यूज़ आई, तो आप देखोगे घर पे यदि 10 लोग बैठ के उस न्यूज़ को जब देख रहे थे, सबका एक्सप्रेशन अलग-अलग था। किसी का एक्सप्रेशन तो ये था, "अरे बाप रे! क्या कर रही है ये गवर्नमेंट? इसको तो अभी मतलब तुरंत एक्शन लेना चाहिए।" किसी का था कि भई बहुत मुश्किल वाली बीमारी है, थोड़ा-सा घर पे अभी सब सिक्योरिटी कर लो, सब हाथ-वाथ को वॉश करो। कोई बोला, "अरे ये तो हेल्प करने का टाइम है, बाहर निकलो, लोगों को हेल्प करो।" कोई बोला, "अरे यार छोड़ो ये सब, ऐसे ही मीडिया वाले लोग कुछ भी बोलते हैं, मैं तो जा रहा हूँ मेरी ज़िंदगी में मस्ती।" आप देखो सेम सिचुएशन, सेम ट्रिगर और लेकिन लोगों का रिएक्शन अलग-अलग। सबके अलग-अलग। कहने का मतलब कि बाहर क्राइसिस है या अबंडेंस है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपके अंदर क्या है, वही ट्रिगर होके 10 टाइम्स बाहर आता है। ओके। ये इतनी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक माचिस की पूरी डब्बी ले लीजिए आप, जलाइए और एक बड़े से टब पानी में, बड़ा-सा टब में पानी रखिए, बड़े से टब में केरोसिन रखिए और दोनों में डालिए आप एकदम 2-3 माचिस। क्या होगा बताओ आप? केरोसिन वाले में आग पकड़ लेगी। और पानी वाली बुझ जाएगी। हाँ।
सेम माचिस, सेम सिचुएशन, सेम ट्रिगर, लेकिन आपके अंदर क्या है वो रिस्पॉन्स मिलता है, 10 टाइम्स बढ़ के वो रिस्पॉन्स मिलता है। और इस चीज को लोग समझते ही नहीं है। लोग सोचते हैं, जैसे आपको बताती हूँ कि यदि कोई ऐसा सोचता है कि यार मेरी लाइफ में तो बहुत ही दुख है, मैं बहुत परेशान हूँ अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से, अपने सास ससुर से या अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी भी चीज से, यदि आप ऐसा सोचते हो कि आप बहुत परेशान हो किसी भी एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से, तो मेरे दोस्त ये मैं बता दूं कि आप ऐसे ही रहने वाले हो, क्योंकि ये सिचुएशन नहीं डिसाइड करती कि आप क्या सोचोगे, ये आप खुद डिसाइड करते हो कि इस सिचुएशन में आपको क्या सोचना है। आप देखो माचिस की तीली, पानी ने क्या रिस्पॉन्स दिया और केरोसिन ने क्या रिस्पॉन्स दिया, कोविड, बाकी लोगों ने क्या रिस्पॉन्स दिया। तो बाहर का सिचुएशन हमेशा अप डाउन रहेगी, क्योंकि लाइफ तो कॉम्बिनेशन है जिग-जैग चीजों का। ट्रिगर आएंगे, क्राइसिस आएंगी, अप डाउन आएंगे, हैंडल आप कैसे हैंडल करते हो वो इम्पोर्टेंट है। यदि ऐसा नहीं होता तो एलॉन मस्क जब बार-बार बैंकरप्ट हुए, हाँ तो वो तो अभी तक उनको इतना आगे नहीं बढ़ना था पैसे के मामले में। वो उनका अबंडेंस माइंडसेट था, क्योंकि बैंकरप्सी आना और बैंकरप्सी को फील करना दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। तो सेम सिचुएशन में हर इंसान अलग अलग रिएक्ट करता है। तो पैसे के मामले में जितने लोग भी रोते हैं वो लाइफ लॉन्ग रोने ही वाले हैं, और जो लोगों को नहीं रोना है ना वो रुकेंगे और एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेंगे। सबसे पहले खुद को इस कैपेबल बनाएं, इस लायक बनाएंगे कि वो एक अच्छी अर्निंग कर सके। वो तो बहुत जरूरी है ही, क्योंकि एक्शन पार्ट जहाँ जुड़ा है वहाँ आपका इनर कॉन्फिडेंस, आपके स्किल्स बहुत मैटर करती है। कि भाई आप यदि आज 50,000 के कमाने के उसमें है, तो जो लोग 5 लाख या 5 करोड़ कमा रहे हैं, उनके लायक तो बनो, उनके जितने कैपेबल तो बनो, आप में उतनी क्वालिटीज तो आए। हाँ और फिर रोल आता है आपकी फीलिंग्स का और आपके अफर्मेशंस का। ओके। तो ये भी एक बात है कि लोग ये कहते हैं कि अरे मैं तो रोज अफर्मेशन लिख रहा हूँ या मैं रोज बाकी की टेक्निक भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा हो ही नहीं रहा, मुझे मेरे पास पैसा आ ही नहीं रहा है। तो इसका क्या रीजन? इसका रीजन है आपके अंदर के नेगेटिव ब्लॉक्स। के मतलब हमने कहीं ना कहीं उनको बंद करके रखा है, अच्छा क्योंकि आप अफर्मेशन लिख रहे हो केवल ऊपर के लेवल पे। आपने वो टेक्निक को एक टेक्निक की तरह फॉलो किया है, हाँ जबकि मैंने एकदम फर्स्ट लाइन में बताया है कि शिद्दत बहुत जरूरी है, यानी कि आपके इमोशंस उसमें जुड़ने बहुत जरूरी है। इमोशंस जुड़ ही नहीं पाते हैं। आप अंदर से सोचो ये सबसे कुछ होना नहीं है, लिखने बोला है तो लिख लेता हूँ, तो वो कभी नहीं होगा। आप पत्थर को भी भगवान के रूप में पूछते हो तो वो भगवान बन जाते हैं। तो सारी चीज कहाँ है? आपकी फीलिंग्स में है। आपको उस चीज को बहुत शिद्दत से चाहना है, पूरे विश्वास के साथ फॉलो करना है। और आप यदि आप देखो, एक और स्टोरी आपको बताती हूँ कि एक यदि आप एक कोई तालाब में आपको डुबा दिया जाए, पानी के अंदर, सिर को ऐसा प्रेशर डाल के, और वहां पे मैं बोलूँ आपको, अंदर पानी के अंदर है आपका सिर और मैं ऐसे ऊपर से प्रेशर देके आपको डुबा के रखती हूँ और मैं बोलूंगी ओम नमः शिवाय बोलो, तो आप क्या करोगे? झटके से मुंडी बाहर निकालोगे, पहले मुझे सांस लेने दो बाद में मैं कुछ बोलूं, है ना? तो कितनी अर्जेंसी थी आपको बाहर निकलने की, क्योंकि आपको सांस लेनी है। तो उतनी अर्जेंसी जब आपके अंदर आ जाती है कि यार मुझे कमाना ही है, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पहुंचना ही है, वो फीलिंग्स आपके जब अटैच हो जाती है, पर वो फीलिंग्स डेस्परेशन नहीं है होनी चाहिए। आपके अंदर एक एक्शन प्लान होना चाहिए। कहीं ना कहीं सरेंडर भी करना पड़ेगा यूनिवर्स को। एक्शन लेते जाना है बट सरेंडर कर देना है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, ये वाली फीलिंग में भी रहना है कि भगवान तुम जो दोगे, तुमने जो मेरे लिए सोचा है वो सब अच्छा है। रीजन कहीं ना कहीं आपके कार्मिक अकाउंट भी होते हैं। कुछ पिछले जन्म में आपने किसी के साथ कुछ ऐसा किया है, वो चुकाना पड़ेगा आपको। अब वो उसको चुकाने के लिए आपको उसको अच्छे से हैप्पीली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कहीं पे यदि आपको कोई लॉस हो गया पैसे के मामले में, और लोग क्या करते हैं एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं, यार मेरे 50,000 चले गए, यार मेरे लाख रुपए चले गए। अभी आपको आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको तो अपनी एनर्जी हाई रखनी है, यही सोचना है ये पैसे मेरी किस्मत में नहीं थे, या मैंने शायद पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया। पैसे तो छोड़िए, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और आपकी गाड़ी को कोई स्क्रैच करके चला जाए, आप वहीं पे रोकते हो और 10 मिनट उससे लड़ाई करते हो। ये सिचुएशन में यदि आपके पास कहीं पे कोई हायर गोल है, सपोज कि आज मोदी जी से आपको मिलने जाना है, और उस समय गाड़ी आपकी किसी ने स्क्रैच कर दी, आप एक बार भी रुक के देखोगे भी नहीं, भाई अब यो हुआ हुआ, मैं जा रहा हूँ, मैं मिल के आऊंगा। तो ये
जब भी आप एक हायर गोल के साथ अलाइन होते हो ना, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको इधर-उधर भटकाती नहीं है। तो यही वजह है जिसके कारण ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे लोग उसको नहीं समझ पाते उन बारीकियों को और अटक जाते हैं कि कुछ नहीं होता है ये, मैं इतना लिखता हूँ, कुछ नहीं होता है। वो सारी फीलिंग्स, वो सारी शिद्दत चाहिए। ओके। हम बात करें कि सेल्फ लव हैबिट्स जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, स्पेशली वुमेन की। क्योंकि ऐसा होता है कि वो अपने से ज़्यादा अपना परिवार, अपने बच्चे, उस पे ज़्यादा ध्यान देती हैं। और अगर करियर भी है किसी वुमेन का अच्छा करियर भी है, तो भी वो वहाँ अपने आप को लो फ़ील करती हैं कि सेम चीज़ अगर मेल फीमेल दोनों कर रहे हैं, तो मेल की ज़्यादा वैल्यू हो जाती है और फीमेल की कम वैल्यू हो जाती है। और वो खुद अपने आप को भी वैसे ही सोचने लगती हैं कि ठीक है, मैं फीमेल हूँ इसलिए मुझे कम मिल रहा है और वो मेल है इसलिए ज़्यादा मिल रहा है। तो ये चीज़ें कैसे इफ़ेक्ट करती हैं हमें? देखो, यदि एकदम हकीकत पे बात की जाए तो हम सब जो भारतीय सभ्यता है, मान लो आप 1947 में हम अलग हुए, भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद बहुत टाइम लगा वुमेन्स को आज जिस स्टेज पे है वहाँ तक आने में। यदि हम बहुत पहले के ज़माने की बात करें तो केवल मेन थे जो जाके बाहर कमाते थे, वुमेन्स घर पे खाना पकाती थी। धीरे-धीरे चेंज आया, पर कहीं न कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पुरानी परतों में वो बैठा हुआ है कि नहीं, मेरा कमाना ज़रूरी नहीं है। और यही वजह होती है कि आज यदि आप किसी नॉर्मल बैकग्राउंड में आप किसी से बात करेंगे, तो मोस्टली लेडीज़ क्या बोलेंगी कि मैं तो शौकिया कर रही हूँ। हाँ। जबकि पैसा तो सुन रहा है, मैंने बताया पैसा एनर्जी है। अब वो बोल रही है मैं तो शौकिया कर रही हूँ। ठीक है यार, जो भी मिल जाए, बट जेंट्स कभी नहीं बोलेगा कि मैं शौकिया कर रहा हूँ। तो यहीं पे उनके एटीट्यूड में फ़र्क आ गया कि आपको उतनी ही शिद्दत से चाहना है, पहली बात। कहीं न कहीं आपके सबकॉन्शियस ने एक्सेप्ट करके रखा है। आपके पेरेंट्स ने बचपन में परवरिश के समय आपको ये बताया कि तुझे शादी करके कहीं जाना है, तेरा हस्बैंड कमाएगा और तुझे तो घर में रहना है। संभालना। लेकिन जब हकीकत की दुनिया आई तो पता चला नहीं, दोनों को कमाना पड़ेगा। ज़रूरी है। तो वहाँ पर लेडीज़ क्या करती है, खुद को स्टेप बैक कर लेती है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो परिवार और बच्चों की ज़िम्मेदारी के साथ नहीं कमा सकती। मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई करती हूँ क्योंकि मैंने प्रूव किया है कि बहुत ईज़िली सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। केवल और केवल आपके मैनेजमेंट का खेल है ये और दूसरा आपके एटीट्यूड का खेल है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन मत फ़ील करो। आप हैपीली करो किसी चीज़ को और आप हेल्प लो लोगों से। और सबसे बड़ी चीज़ है सेल्फ एस्टीम, जो बहुत ज़रूरी है, सेल्फ लव की जो आपने बात की, वो हर इंसान में होना चाहिए, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो। और वो इतना गहरा होना चाहिए, सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम या जो हम कह सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना, कि भगवान भी मजबूर हो जाए आपको देने के लिए। मतलब बहुत ही फेमस लाइन है, आपने सुना होगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुदा तुझसे पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है? तो ये खुद ही क्या है? ये सेल्फ एस्टीम है। इसको इतना बढ़ा लो कि भगवान खुद बोले भाई क्या चाहिए तुझे, मैं देने के लिए आया हूँ। तो ये यहाँ पे हम लैग कर जाते हैं। हम सोचते हैं मुझे इतना मिलेगा। हम पहला पहला डाउट तो वहीं कर ये लेते आ हैं जाता है। कि इतना माँगना ठीक रहेगा? तो अरे माँगो, खुल के माँगो और फिर खुद को उस काबिल भी बनाओ। केवल माँगना भी एकदम परफेक्ट नहीं है, वो एक पार्ट है। फिर खुद को इतना काबिल बनाओ कि आप आउटस्टैंड कर सको, आपने जो भी फील्ड चूज़ किया है उसमें। और वहाँ पे फिर मेल और फीमेल का कहीं कोई रोल ही नहीं है। कोई भी फ्लरिश कर सकता है, कोई भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर सकता है। तो यही है सेल्फ एस्टीम और सेल्फ लव, जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। बिल्कुल। आपने विज़न बोर्ड की बात करी थी, तो विज़न बोर्ड एक्चुअली में क्या है? उसे क्या हम खुद से भी बना सकते हैं और उसका क्या रोल रहता है? विज़न बोर्ड सबको बनाना चाहिए, मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ। पर मेरा जो विज़न बोर्ड बनाने का तरीका है या बनवाने का तरीका है, वो मैं फीलिंग बोर्ड बनवाती हूँ, इमोशंस बोर्ड बनवाती हूँ। रीज़न कि कई बार हम भागते रहते हैं, मतलब यदि मैं किसी एक ऐसी सिचुएशन की बात करूँ कि जहाँ हम बहुत पैसा कमा रहे हैं और हमको पता भी नहीं है कि इसकी दौड़ कहाँ ख़त्म हो। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट हैं जिनके पास करोड़ों-करोड़ की प्रॉपर्टी है और कितने बंगलो, गाड़ी, ड्राइवर सब होते हुए भी लाइफ़ में खुश नहीं है वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि रुक के सोचो, एग्ज़ैक्टली चाहिए क्या आपको लाइफ़ में? आप यहाँ आए थे, तो लोगों को प्रूव करने के लिए नहीं आए थे कि मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाऊँगा, मैं बहुत ज़्यादा कमा लूँगा। ठीक है, बहुत ज़रूरी है,
पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बात पक्की है कि पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। वो तो है। तो लेकिन कहीं न कहीं आपको अपनी फीलिंग्स को साथ में लेके इस जर्नी को एन्जॉय करना है। लोग हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके बिल्कुल दौड़ते जाते हैं कमाने में, मैं ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ। वहाँ पे उनको फीलिंग और इमोशंस बोर्ड बनाना ज़रूरी है, उनको सोचना पड़ेगा, कहाँ-कहाँ मेरी फीलिंग्स लैग करती है। तो जब मैं उनसे बनवाती हूँ तो पता चलता है उन्होंने कई सालों से अपनी फैमिली के साथ ब्रेक नहीं लिया है, या कई बार ऐसा हुआ है कि वो उनकी इच्छा थी बचपन से कि मैं क्रिकेट खेलता या मैं गिटार बजाता, या किसी-किसी की इच्छा थी कि मतलब मुझे सिंगिंग सीखना था, बट कभी टाइम नहीं मिला। नहीं कर तो मैं वो सारी चीज़ों को पहले लिखवाती हूँ। आप सोचेंगे लोग विज़न बोर्ड बनवाते हैं कि नहीं, मुझे अचीव कि करना है। हाँ, मैं पहले आपकी सारी फीलिंग्स को लिखवाती हूँ, आपकी जो भी ड्रीम्स छूट गए हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपका रूटीन सेट करवाती हूँ। क्योंकि जब आपके इमोशंस जुड़ते हैं, तो बहुत सरल और सहज तरीके से यूनिवर्स आपको देते चला जाता है। हाँ, अदरवाइज़ आप एकदम डेस्परेट होके यदि भागते हो तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, फिर उस एनर्जी, उस जर्नी को आप मज़ा नहीं कर पाते हो। तो विज़न बोर्ड में आपकी फीलिंग्स का, इमोशंस का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी जगह पे आप लगाइए जहाँ आप रोज़ देखते हैं। आप उसमें ऐसी चीज़ें लिखिए जो आपका दिमाग एक्सेप्ट करता है कि आप अचीव कर सकते हो, और इसमें किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। आप देखो कि आप ही के घर में यदि 5 लोग हैं, उनका पैसे को लेके एक अलग-अलग सबका पर्सपेक्टिव होगा। यदि आप सबसे पूछेंगे कि तुम कितना कमा सकते हो? तो कोई ऐसा भी बंदा होगा जो बोलेगा बस 50,000, या कोई बोलेगा 5 लाख, या आप ही के घर में ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे 1 करोड़ इज़िली कमा सकते हो। तो एक छोटा बच्चा का भी पर्सपेक्टिव बहुत हाई हो सकता है, बड़े इंसान का भी, नहीं-नहीं 5 लाख कहाँ। आप देखो कि अच्छा, एक और तरीका है इसमें जानने का कि आपका पैसे को लेके क्या थर्मोस्टेट है, ये जानने का एक बहुत सरल तरीका है कि जैसे आप और मैं जिस फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, यदि अभी बाई चांस कोई कारण से मेरे पर्स से कुछ 2,000 रुपए गिर गए, या कहीं गुम गए, तो शायद मैं बोलूँगी नहीं यार, मेरा पॉडकास्ट है, अभी मैं चलती हूँ, ध्यान नहीं दूँगी मैं उस 2,000 रुपए, क्योंकि मेरा थर्मोस्टेट है कि हाँ यार 2,000 ही तो है ना, ठीक है, मतलब ऐसा। लेकिन यदि वहीं मेरे 2 लाख रुपए गिर गए या गुम गए, तो शायद मैं एक बार बोलूँगी कि पूजा जी रुकिए ना, मैं एक बार थोड़ा-सा आधा घंटा लेट हो जाऊँगी। तो मेरा थर्मोस्टेट पैसे का यहीं पता चलता है। कुछ लोग इतनी हाइट पे हैं कि उनके लिए वो 2 लाख भी मैटर नहीं है। है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो 2 लाख गुमने का या गिरने का आपको गम नहीं होना चाहिए। मैं ये बता रही हूँ कि किस लेवल तक आप कंफर्टेबल हो। यदि कोई एक गरीब है, उसका 20 रुपए भी गुम गया तो वो वहीं पे अटक जाएगा, उसका थर्मोस्टेट वहीं सेट है। उसके लिए वो पूरा दिन दुखी रह जाएगा कि यार मेरे आज 20 रुपए नहीं मिल रहे। तो आपको अपना थर्मोस्टेट भी बढ़ाते जाना है। एकदम कंफर्टेबल हो जाना है। ये मनी आएगी, ये मनी जाएगी। इसको फ्लो में ही रहने देना है, इसको रोक नहीं सकते, नदी के बहाव की तरह रहेगा। और मुझे इसके साथ बहुत ही कंफर्टेबली प्ले करना है, क्योंकि जीवन में आने का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है। हाँ, माना कि ये बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ज़रूरी है। लेकिन केवल एकमात्र उद्देश्य नहीं है। तो जैसे आपने कहा कि हमें अपना थर्मोस्टेट बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सपोज़ कोई इंसान है जिसकी सैलरी 50,000 रुपए, तो वो अपने अफ़र्मेशन में 50 तो हो सकता है 1 लाख रुपए कर दे, पर वो 1 करोड़ शायद ना लिख पाए। हुँ। तो हम कैसे अपने आप को कन्विंस करें कि नहीं, हम 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए भी कमा सकते हैं या करोड़ भी देखिए, कमा ये सकते ना ऐसे ओवरराइट नहीं करना चाहिए, करना भी उचित नहीं है। मेरा कहना है स्टेप बाय स्टेप ही चलना चाहिए। आप पहले उतना ही गोल बनाइए जितना आपका दिमाग बिलीव कर पा रहा है कि हाँ यार, थोड़ा-सा स्ट्रेच कर सकते हैं। पर ये एकदम इतना ईज़ी होगा कि आप पहले दिन जब जिम पे जाते हैं तो आप 1 किलो के डंबल में भी थक रहे हो। हाँ, लेकिन देखते ही देखते जब वहाँ के एनवायरनमेंट में आप रहते हो, कब आप 10 किलो का उठाने लगते हो आपको पता नहीं। करनी चाहिए। तो इसमें एनवायरनमेंट का भी बहुत खेल है। जब आप एक ऐसी संगति के साथ रहते हो, जैसे अब इस टाइप की कोई स्पिरिचुअल मेंटर्स के साथ जुड़े हो, या ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, जहाँ पे लोग एकदम एक नेक्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट ही आपके थर्मोस्टेट को बढ़ाते चला जाता है। और यदि वैसा नहीं है तो आप कुछ अच्छी बुक्स से या अपने कुछ अच्छे पॉजिटिव थॉट्स से अपने आप को उसमें रख सकते हो। लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप ही होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप वो छोटा-सा गोल जो आपने स्ट्रेच करके बढ़ाया था, अचीव करते हो तो आपका माइंड बोलता है यार ये तो तेरे लिए ईज़ी है। यदि हम अभी पीछे जाके देखें, यदि मैं खुद पे भी देखूँ, तो आज से 10 साल पहले मेरा जो थर्मोस्टेट था कम था। टाइम के साथ-साथ जैसे-जैसे मैं कमाती गई, वो अपने आप बढ़ते जा रहा है, और जब भी बढ़ता है हम फिर 10% 20% थोड़ा-सा हायर है। गोल सेट करते हैं। लेकिन यदि सीधे मैं 100% 200% जंप करूँगी, तो कई बार ऐसा होगा कि माइंड रिजेक्ट कर देगा।
तो वही एक सही तरीका है, स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। ओके, तो शायद ये भी एक रीज़न होगा कि लोग कहते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो नहीं मिल पाता, क्योंकि लिखने बोला तो लिख देते हैं कि भले ही हमारी सैलरी उतनी नहीं है या हमारा बिज़नेस उतना बड़ा नहीं है, लेकिन लिखना है तो लिख देते हैं कि 10 करोड़ कमाएँ। नहीं, 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 क्योंकि पहले हमको उसके लायक भी बनना है। हाँ, लायक बनने का मतलब है मेरा कि आउटर स्किल्स डेवलप करनी है और इनर स्ट्रेंथ दोनों। इनर स्ट्रेंथ वही थर्मोस्टेट और सारे नेगेटिव ब्लॉक्स को निकालना है। आउटर स्टेट में हमको उस स्किल के लिए उतनी कंपैटिबल होना है। ओके। जैसा आपने बताया एक वाइब्रेशन मेंटेन करो हमारे अपने अट्रैक्ट करने के लिए अबंडेंस को। तो क्या हम उस वाइब्रेशन में रहेंगे तो फिर जो जितनी सारी परेशानियाँ हमारी सब खत्म हो जाएँगी? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है पूजा जी, क्योंकि सारे ऑडियंस यही सोच रहे होंगे। जबकि हकीकत ये है कि लाइफ को डुअलिटी में एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब लाइफ में ना ये जो झिकझक की चली, यदि ये कराट हो जाएगी, हमारी हार्ट बीट कैसे बंद हो जाती, ईसीजी में की रिपोर्ट। तो लाइफ में ये सब ओपन इशू उतार-चढ़ाव आएंगे, बट हमको अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को इतना हाई कर लेना है कि उनको हम बहुत ही इजीली टैकल कर लो, बहुत ही स्मार्टली टैकल कर। चाहे हम कितने भी हाई वाइब्रेशन में पहुंच जाएं, लाइफ में फिर से ऐसे सिचुएशंस आएंगी, फिर से ऐसे क्राइसिस आएंगे, ऐसी चीजें आएंगी जो आपको ट्रिगर करेगी। ओके। बट आपको अब ये समझ में आ जाएगा कि आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। पहले हम रिएक्टिव हो जाते थे, जैसे ही आज स्टार्ट नहीं आया आप तुरंत आज हो जाते थे, बिल बैठ जाते थे। बिल्कुल, अब आपको समझ में आया कि नहीं, इससे मेरा और वीक हो रहा है, मेरी वाइब्रेशन स्लो हो रही है, तो यहाँ पे आप तुरंत इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते, कोई बात नहीं। चलो आज नहीं आए कोई। तो हाँ, मतलब ये जिंदगी नहीं रुकती है, कुछ चीज ऐसा नहीं हो, वो भी है तो कोई बात नहीं। उसका कुछ ऑल्टरनेट ढूंढ ले है। तो क्वालिटी के साथ एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। लाइक ऐसी ही है और कैसे। ओके। चलो ये सारी बातें हो गई। अब आप ये बताओ कि धन वर्षा कैसे होगी? पैसे कैसे हमारे पास आएँगे? सबको ये जानना है। बहुत बहुत मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट हाँ। है इस पॉडकास्ट का, कि मनी मैनिफेस्ट केमिक देख के लोग आए हैं इस खास कर को ये जानना ही है कि आपके पास कैसे पैसे बरस। तो कुछ रूटीन्स हम फॉलो कर लिए बोलते हैं कि जैसे मैंने बताया कि हाई वाइब्रेशन में यदि आप रहते हो, तो आप अपने आप अच्छी सिचुएशन, अच्छे पर्सन और अच्छी मनी को अट्रैक्ट करना है। मतलब हेल्थ, वेल्थ, करियर और मनी चारों चीजें अट्रैक्ट होती हैं, मतलब आप मैग्नेट बन जाते हो। जैसे जस्ट लाइक रेडियो फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल आपने कई बार सुना होगा कि यदि 92.4 आपको सुनना है तो 92.4 से फोन का एग्जांपल आप जानते हो कि जो नंबर हम डायल करते हैं उसी नंबर पे ही वो जाके बसता है ना, एक डिजिट ऊपर या नीचे है। जिससे ये प्रूफ होता है कि फ्रीक्वेंसी तो है और एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी ही सेम अटैक सेम। तो हमको उस फ्रीक्वेंसी पे आना ही पड़ेगा, तभी हम बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट कर पाएंगे। उस फ्रीक्वेंसी पे आने के लिए कुछ छोटे एक्सरसाइजेस हैं जो हम लोग बोलते हैं डेली बेसिस पे सबको करना चाहिए, और मैं अपने ऑडियंस को भी बताना। ओके। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है ग्रैटिट्यूड। सुबह घूमने के साथ आप 10 रैंडम बैठिए, आज के बाद आखिरी सांस तक अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लीजिए। आपको लाना भी है, आपको सोचना भी है कि क्या चीजें भगवान ने मुझे दी है, और उसका लिखने का तरीका है, उनको 3 पार्ट में लिखना है आपको। थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपने मुझे ये दिया। जो भी चीज आपको मिले, 3 पार्ट है। पहला, मैं बहुत खुश। दूसरा, मैं खुश हूँ या मैं एक्साइटेड हूँ, या जो भी एक अच्छा पॉजिटिव थॉट्स। देन फिर डी। दूसरी एक बहुत अच्छी चीज है मैजिकल वाटर, हम लोग बोलते हैं। पानी एक ऐसी चीज है जिसमें सारी एनर्जी आ जाती है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को पानी अट्रैक्ट करता है। तो पानी में आप जिस भी पानी की बॉटल से पानी पीते हैं उस पर आप लिख के लगा सकते हैं अपने अफर्मेशंस या अपने विशेस। उसके अलावा आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हस्बैंड से झगड़ा हो जाए, आप उसको इतने दिल से आई लव यू बोलते हुए पानी पिला दीजिए। ओके। आप पानी का ग्लास दे दीजिए, तुरंत का पारा आला हो जाए, ठंडा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि पानी में एनर्जी होती है, वो मतलब तुरंत अपने आप ने उस आई लव यू की एनर्जी को खोल देना है और वो सामने जाकर तुरंत असर पर। इस चीज को लोगों ने ऐसे भी एक्सपेरिमेंट किए हैं कि 2 पौधे लगाए और उसको जब एक को बहुत ही गुस्से से पानी दिया और एक को बहुत ही प्यार से, जिसको गुस्से से पानी दिया वो सूख गया। एक मतलब जब पौधे जैसी चीज, फीलिंग्स आपके अंदर है, आप मुंह से कुछ बोल भी नहीं रहे, बस देते समय बहुत स्टेडी के गुस्से से पानी दे रही हो कि यार क्या रोक दी मेरे दिमाग आने दें। में, मुझे पानी देना पड़ता और एक बहुत प्यार से कि आई लव यू। दोनों ही पौधे सेम गमले में, सेम खाद के साथ, सेम न्यूट्रिशन, सेम पानी धूप देने के बावजूद आप एक करके देखना, 10 से 15 दिन में आपको दिखेगा ये डबल ग्रोथ है और ये कुछ है।
पानी, हमारा बॉडी का पूरा पानी से बना है। हाँ। वो हाँ 97% मानिए है। तो हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे नेगेटिव सेंटेंस बोल देते हैं, जैसे गाड़ी चला रहे हैं, सामने से कोई रोड क्रॉस कर देगा तो मरेगा साहस। अरे वो हम कांच के अंदर है फोर व्हीलर, उसको सामने वाले को नहीं सुनाई दे रहा है, हमने अपना वाइब्रेशंस। तो ऐसे हम बहुत सारा चलते चलते कुछ बहुत सारी सिचुएशन ऐसी, भाई क्या कर मेरी लाइफ में ऐसा ही है ना, हम कितनी क्रिबिंग करते हैं, सेल्फ टॉक कैसे कर रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा वॉच करना है। एकदम हैप्पी स्टेट में रहना है। आप खुद से सबसे ज्यादा बात करते हो हाँ। पूरे टाइम, तो आप अपने से कैसी बातें कर रहे हो वो आपके सेल्फ स्टीम को डिसाइड करता है। तो पूरे दिन आपको हैप्पी टॉप वाले मोड में रहना है। मैजिकल वाटर लारे बताइए, क्योंकि विजन बोर्ड पे आप यदि लिख के टांग भी दोगे कि मुझे ये चाहिए और आप उसको देख भी रहे हो और अच्छा भी है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ विजन बोर्ड की, लेकिन आपको उस ऑरा को पूरा दिल में गेंद रहा है। आप हर समय विजन बोर्ड के सामने नहीं खड़े। जब आप वहाँ से जा रहे हो तो कि हमको बार बार वॉच करना है, और इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि आप अपने मोबाइल में शुरू में जो मेरे पार्टिसिपेंट हो रहे हैं उनको मैं बोलती हूँ 2-2 मिनट का अलार्म लगा दो। 2 घंटे के बाद जैसे ही वो रिंग बजे आप 1 सेकंड के लिए रुको और सोचो अभी मेरी फीलिंग्स का स्टेट क्या है। क्योंकि फीलिंग्स वो सिम्टम्स है जो बताती हैं कि एग्जैक्टली आप अभी कहाँ वाइब्रेट कर रहे हैं। कि वाइब्रेशन के लिए कोई मशीन नहीं बनी कि आप नाप लो कि आप हाई वाइब्रेशन मानती हो वाइब्रेशन। आप जब आउटकम देखते हो तो ही वो आपको बताते। जैसे कि आपकी यदि स्टमक में इन्फेक्शन है तो आपका आउटकम क्या है कि आपको वॉमिटिंग आ रही है या फिर आपको फीवर हो रहा है या कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं जिससे हम डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं डॉक्टर साहब चेक कीजिए मेरी बॉडी में कहाँ प्रॉब्लम है ना। तो ऐसा तो नहीं कि हम बोलते हैं कि डॉक्टर साहब फीवर आ रहा है पैरासिटामोल दे दो। नहीं, हम ना तो मेडिकल स्टोर के पास जाके बोल दे कि भाई ये सिम्टम है इसका दवाई, हम उसकी जड़ पे जा। तो वैसे ही यहाँ पे यदि कोई सिम्टम आ रहा है, सपोज आप बोल लो कि मैं यार बहुत कजे में हूँ या मैं पैसा टिकता ही नहीं है, मेरा मसाना चला जा रहा है, या कुछ ये सिम्टम्स मेजर करते हैं कि आप आउटकम से पता चलता है कि आपकी फ्रिक्वेंसी अभी कहाँ है। ओके। तो आपको अभी मैं बता रही थी पूरा दिन अपनी फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए, यदि आपको चिड़चिड़ाहट लग रही है, आपकी घबराहट लग रही है, आपको कुछ भी उदासी लगती है, आपको अकेलापन लग रहा है, रेस्पिरेशन लग रहा है, दुखी लो चिंतित, ये सब नेगेटिव सबको पता है। तो आपको हर 2 घंटा में वॉच करना है। तो हम ये देखते हैं कई बार, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ की है कि पूरे दिन में यदि 8 बार वो अलार्म बजता है तो लोग हर समय अलग-अलग फ्रीक्वेंसी के होते हैं। कभी-कभी बहुत अच्छे सुबह-सुबह उठे, कई लोग बहुत फ्रेशन अप होते, कई लोग बहुत ही ऐसे ड्राउजी सा फील करते हैं, डल-डल सा फील करते हैं। तो ऐसे हम उस पैटर्न को वॉच करते हैं, पर्टिकुलर उस पैटर्न। उस पर्टिकुलर टाइम पे उस वर्क करते हैं, क्योंकि वो टाइम कुछ ऐसा होता है कि आपका बॉडी पोस्चर ऐसा होता है कि आप तुरंत डल हो जाते हो, या आपकी फूड हैबिट या आपका एनवायरनमेंट ऐसा होता है तो उस पैटर्न को वहाँ से ब्रेक करना। लाइक करता है। ओके। मतलब ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, देखिए इस तरीके से पहले ऑब्जर्व करते हैं कि कहाँ आप ब्रेक हो रहे हो। और अल्टीमेट गोल हमारा क्या रहता है कि आप सुबह फिर से शाम को सोने का मत खुश हो, बहुत हैप्पी रहो, बहुत एक्साइटेड। तो यदि इस स्टेप को आप मेंटेन कर लेते वीकली 1 महीना या 2 महीना, तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही कि पहले ही आपने बस धन की बात की, क्योंकि लक्ष्मी जी आती ही तभी है जब आऊँगा सुबह हैप्पी। आपके लिए तो जानना है सबको कि लक्ष्मी जी को कैसे भूलना है। तो ये एक बहुत तरीका है। और आई थिंक कि मेंटर्स की हेल्प लेनी चाहिए यदि आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो, क्योंकि केवल लिख देने से और चाह लेने से मैं होगा। कहाँ आप पैक कर रहे हो, उसके लिए किसी एक्सपर्ट का सहारा मत करो। और अभी सोशल मीडिया इतना बढ़िया तरीका है कि आप ऑनलाइन क्लासेस के नोट जैसे फेमस ऑल ओवर इंडिया में सीरीज है आगे कई बैचेस में ये हाई फ्रीक्वेंसी पे क्लासेस चल रही, जिसपे पहले मैं उनको रिलेशनशिप मैग्नेट बनाती हूँ, फिर मैं हेल्थ कैप बनाती हूँ, सेकेंड मंथ और थर्ड मंथ में उनको मनी मैग्नेट। क्या हुआ? तो ऐसे कई लोग मेरे से जुड़े हुए, कई लोग हैं जो लाइफ टाइम की कोच में मेरे से जुड़े हुए। इस कोचिंग के थ्रू मैंने इतने ज़्यादा लोगों की लाइफ में सुधार किया है और मज़ा आ रहा है बहुत। मतलब मिरेकल रिजल्ट दिखते हैं ओके। लोगों की हेल्थ में भी सुधार होता है, पैसे की फ्रीक्वेंसी में तो बहुत ईज़िली सुधार होता है। ये 3 ही तो हमारे मेन पैरामीटर्स होते हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप और मनी। और ये तीनों को आप सुधारने में हेल्प कर रहे हो। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आजकल मेडिटेशन को लोगों ने अपने लाइफ का एक पार्ट बना रखा है। तो ऐसे कौन से चक्रास होते हैं जिन्हें हम अगर बैलेंस करें तो वो भी हमें मनी मैनिफेस्टेशन में हेल्प करेंगे? मनी मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट 2 चक्र हैं, चक्रा और सोलर प्लेक्सस। रूट चक्रा जो मैं ये हमको सबसे ज़्यादा पैसे को लेके स्टेबिलिटी देता है माइंड में,
अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहती। अब आप बोलोगे कि मूड चक्रा इम्बैलेंस क्यों हो जाता है? हमारे चक्रास जो है 7 चक्रास किसी भी रीज़न की वजह से इम्बैलेंस हो सकते हैं। हमको क्यों में नहीं जाना है, अगर हमको ये देखना है कि कब उसको अलाइन कर कैसे ठीक कर कोई भी सिचुएशंस ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से वो इम्बैलेंस हो जाए। अब उनको ये भी चक्रास के फ्रीक्वेंसी को अलाइन करना है, तो इसका एक मंत्र है साउंड जिसको हम बोलते हैं लम। तो आप मेडिटेटिव मोड में बैठिए, सांसों को अलाइन कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और लम मंत्र का उच्चारण कीजिए। इससे आपका मूड चक्रा बैलेंस आउट होगा। और सोलर प्लेक्सस जो आपकी नाभि के 2 इंच नीचे होता है और ये सेल्फ एस्टीम का चक्र है। इसमें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छी बढ़ती है यदि आप इस पे वर्क करते हो। और इसका कलर येलो होता है, जैसे रूट चक्र ना रेड बता रहा है, इसका कलर येलो होता है। और इसके लिए भी यदि आप मेडिटेशन करते हो तो आपका वाइब्रेशंस हाई होती है। तो मेडिटेशन अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि आप किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में कर रहे हो मेडिटेशन, तो आप चक्र अलाइनमेंट का गाइडेशन ले सकते हो। अदरवाइज आप केवल 10 मिनट रुक जाइए और लंबी गहरी सांस के साथ बस चुपचाप बैठ जाइए। ये एकदम सिंपल और बेसिक तरीका है मेडिटेशन का, पर इससे आपकी एनर्जी तुरंत अपग्रेड होती है। ये सन जैसे हम अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे बहुत सारी विंडोज खोल देते हैं तो वो हैंग होने लगता, तो हम कई बार उसको पूरे विंडोज को क्लियर करते हैं या फिर उसको रीस्टार्ट कर। उसका रीजन है क्योंकि ट्रम्पोज की स्पीड बढ़ा है, सेम सब उठ रहे हैं और भाग रहे हैं। तो सारे विंडोज को अभी कई बार जब मेरे स्टूडेंट्स नए नए शुरू करते हैं तो मेडिटेशन में जैसे मैं बोलती हूँ आँख बंद करो, बंद करते हैं, फिर थोड़ी देर में मैं देखते रहती हूँ कि अभी मेरे को कुछ बताते हैं, कभी सोचते हैं पूजा की करें अरे खाना वो बच्चा आ गया होगा। ऐसी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप जस्ट एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो कि बैठना मैं और उच्चारण कर रही हूँ और मैं ये कर रही हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि भले आप क्लास में नहीं कर पा रहे हो तो बाद में रिकॉर्डिंग्स लेके सुनो और सुन, लेकिन आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में केवल 10 मिनट भी पावरफुल बाहर से आप अपने आप को डिस्कनेक्ट कर पाएँ, अपने खुद के अंदर की यात्रा कर पाए, तो वो ही मेडिटेशन एक्चुअल मेडिटेशन है। और इस मेडिटेशन में एकदम मिराकल रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि आप जब अपने अंदर देखते हो तो अपने आप यूनिवर्स की अच्छी चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर लें। ओके हाँ, ये आपको मैग्नेट बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। मेडिटेशन तो ज़रूर अपनी लाइफ का पार्ट बनाना ही चाहिए। ओके। अच्छा एक और चीज़ हमारे मन में जब भी अक्सर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जैसे कि कुछ अच्छा भी हो रहा है तो एक डर होता है कि अगर ये नहीं हुआ या ये हमसे दूर चला गया, ये किसी भी चीज़ में हो सकता है, मनी को लेके भी हो सकता है, रिलेशनशिप्स को लेके भी हो सकता है। तो इससे हम कैसे डील करें? तो जैसे आपने पूछा कि कोई भी नेगेटिव विचार हमारे मन में आते हैं, क्यों आते हैं और हम उसको कैसे करते हैं। तो बेसिकली यदि इसके लिए मैं आपको बताऊं तो हमारा माइंड एनएलपी के लैंग्वेज में भी हम बात करें तो क्या करता है, कोई भी एक सिचुएशन है उसको डिस्टॉर्ट करके, मतलब डिस्टॉर्ट करना यानी उसको एलाबरेट करके प्रेजेंट करता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि आपने अपने बच्चे को मोबाइल देकर भेजा कि आप तुम जहाँ भी जा रहे हो फ्रेंड के बर्थडे में मेरे से कनेक्टेड रहना, 1 घंटे के बाद वो आने वाला था, इकलौता बेटा है आपका। अब वो 1 घंटे के बाद जब आप फ़ोन लगा रहे हो वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। आप बताओ क्या सोचोगे इतनी देर में? एंग्जाइटी होगी, डर लगेगा, नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे मन में। तो मोस्टली क्या होता है, लोग डिस्टॉर्ट करते हैं सिचुएशन, कहाँ फँस गया, क्या हुआ, कुछ हो तो नहीं गया, और सारे जितने विचार हैं वो सारे गलत सोचते हैं। हाँ, जबकि इसको प्रैक्टिस से ऐसा लाना है कि क्यों हम गलत सोचें, गलत नहीं सोचना है। तो ये अगेन वही है कि हमने क्या किया बचपन में, जब भी कोई सिचुएशंस आई हमने बिना सोचे समझे रिएक्ट कर दिया और वो हमारा एक पैटर्न बनते चला गया। जैसे कोई यदि आपको चिढ़ाएगा तो आपको तो चिढ़ मची, ऐसा है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई आपको गुस्सा दिलाएगा तो आपको तो गुस्सा आएगा ही, लेकिन ऐसे लोग भी आप भी दुनिया में देखेंगे जो कितना भी इरिटेट कर लो कुछ सही होता है, बिल्कुल। तो क्या वो कुछ अलग मिट्टी के बने हैं। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ को डेवलप किया है, इस क्वालिटी को डेवलप किया है। और इसको हम एनएलपी में सिखाते हैं कि आप एक मेंटल मूवी बना सकते हो। जो मैंने कहा था कि आप अपना अलार्म लगा के अपनी फ्रीक्वेंसीज को चेक करो, आप कैसे रिएक्टिव हो रहे हो बाहर के सिचुएशंस। जैसे ही आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया, नोट डाउन किया, आपको समझ में आने लगेगा ये सिचुएशंस आती है, ये ट्रिगर होना है और मैं ऐसा रिएक्ट कर देती हूँ। अब आपको रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। तो आप मेडिटेटिव मूड में जब बैठोगे तो आप मेंटल मूवी बनाओ कि अब की बार ये सिचुएशन आएगी तो मैं क्या मेरे यार रिजॉल्व कर, पूरी पिक्चर को फिर से देख। Okay. जैसे पहले क्या हुआ कि जब आपका बेटा आपके सामने बहुत देर तक मोबाइल चला रहा था,
आप आते हो, तेरे को पता नहीं है क्या, तेरे को कोई अपना डांटने लग या जाता आप है। कभी फ़ोन छीन लेते हो, कभी उसको और डाँट देते हो या कुछ-कुछ ऐसा। तो अब आपने जब ऑब्ज़र्व किया कि यार ऐसा करके तो मैं रिएक्टिव हो रही, उसकी भी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, मेरी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। अब आप मेंटल मूवी बना रहे हो कि नहीं, मैं उसको बहुत ही प्यार से टैकल करने वाली हूँ, बहुत फ्रेंडली वे में उसके साथ थोड़ी देर खेलते, फिर चल अपन पढ़ने बैठेंगे क्या, या कुछ और तरीके से। इसकी क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, हर इंसान को पता है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि अभी आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो वो यदि हम बैठेंगे, आपको अपनी पिक्चर बहुत सुंदर से बनानी है, क्योंकि भगवान ने हमें यहाँ भेजा है, तो बहुत सारी चीज़ें जमा करने के लिए नहीं कही जाऊँगी। एक रंगमंच है जहाँ पे हम सब कलाकार हैं, अभी सबको चले जाना है। तो इस मूवी को बहुत सुंदर से बनाओ ना, हमको अपना रोल जो प्ले करना है उसमें इतने अच्छे तरीके से रोल प्ले करो। तो बस हमको सोचना है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे कैसे रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है। और ये मेंटल मेमोरी बना के आप बिलीव नहीं करेंगे, लोग इतना चेंज ले आते हैं अपनी लाइफ में, इतना चेंज ले आते हैं। मेरे एक पार्टिसिपेंट, अभी 1 हफ्ता पहले ही मेरी बात हो रही थी। वो बोल रही थी कि ना मैम, मेरी आदत थी कि मैं पूरा दिन जॉब करके जब घर जाती थी तो एकदम इरिटेट होती थी। बेटे ने स्कूल का होमवर्क नहीं किया है, हस्बैंड को बोलती थी कितना घर को तुम मैच ही करके रखे हो। मतलब मेरा घर में एंटर होना और लोग सब बेचारे एकदम 10 सेम से चाहते थे, क्योंकि मैं बहुत देरी तक इरिटेट रहती थी कि नहीं मैं थक के आ गई। और अभी आपके साथ जब से जुड़ी हूँ और आपने बोला कि मेंटल मूवी बना के दूँ इस पिक्चर को बहुत सुंदर बनाना है। तो अब मैं जब जाती हूँ तो बेटा थोड़ी देर मुझे देखता है, फिर मोबाइल, फिर मेरा चेहरा देखता है, उसको लगता है मम्मी को कुछ हुआ क्या? बोल क्यों नहीं रही है? हस्बैंड बोलते हैं, "अरे तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो, पक्का ठीक हो ना?" मतलब मैं रिएक्ट नहीं कर रही तो उनको तो इतनी आदत पड़ चुकी। अब मुझे रिस्पॉन्ड करना है। आप बिलीव नहीं करोगे, बट बेटा भी थोड़ी देर में मोबाइल देखो चला जाए। हस्बैंड थोड़ी देर में इतना मैशी करके क्यों ठीक करना। देखिए, मैंने कुछ बोला है कि मैं मुस्कुरा रही हूँ। तो ऐसा है, मतलब आप सोचते हो कि केवल डाँट के अपनी चीज़ों को सही करा जा सकते हो, तो ऐसा नहीं है। आप यदि पेरेंट्स चैन के रिलेशनशिप पे भी मैं बहुत बात करती हूँ पेरेंटिंग पे, तो मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों को आप करेक्ट करने में लग जाते हो, जबकि आपको कनेक्ट करना चाहिए। करेक्ट। यदि आपका कनेक्शन बन गया ना, आपका बच्चा कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। कुछ भी अपनी लाइफ के लिए गलत नहीं करेगा। आप क्या करते हो, उसको करेक्ट करने के लिए उसकी लाइफ के डिसीज़न्स ही खुद ले। जब मुझसे पूछने आती है माँ, वो साहब मगर लोग कि मेरे बच्चे को क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, उसको कैसे आगे करियर में बढ़ना चाहिए ताकि वो बहुत पैसा कमाए, या उसको, मुझे लगता है यार उसे अपनी लाइफ उससे तो पूछ लो पहले। उसे लेने दो, उसे लेने दो। तो हम एज़ अ पेरेंट बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि यदि वो गलत डिसीजन ले लिया तो। लेकिन मेरा ये सोचना है कि उसे लेने दो गलत, वो खुद से गिर के खुद से सीखेगा, तो वो ज़्यादा सही तरीके से आगे बढ़ेगा। कि मैं अपनी अपने छोटे बेटे की बात करूँ, तो वो क्लास 9th या 10th तक योगा में बहुत अच्छा करता था, मतलब इंटरनेशनल लेवल तक उसने योगा में परफ़ॉर्म किया। तो लोग बोलते थे रामदेव बाबा बनाने वाली है क्या? और मैं भी कहीं न कहीं इनसिक्योर रहती थी, यार बड़ा वाला बेटा तो बहुत अच्छा कर रहा है, आईटी सेक्टर में आगे बढ़ रहा है और ये यदि योगा में इतना प्रोफ़ेशन बनाएगा, क्या किसे करवाएगा? मारवाड़ी घर का बंदा है, पैसे तो बहुत चाहिए। तो लेकिन अब मैं चूँकि बहुत स्पिरिचुअल थी, तो अपने आप को काफ़ी कंट्रोल करती थी अपनी मेंटल मूवी में कि नहीं, भगवान ने कुछ सोचा होगा तेरे लिए भी और इसके लिए भी कुछ तो सोचा हो। इनसिक्योरिटी आती थी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि यदि मैं बहुत स्पिरिचुअल रही तो मैं मेरे में इनसिक्योरिटी 9th आ गई, 10th आ गई, ये दिन भर अपना टाइम योगा में लगा रहा है, जिम्नास्टिक में लगा रहा है, इसने कितना ही पैसा बना। लेकिन अपने आप सिचुएशंस चेंज हुए, अपने आप 10th 11 आते-आते तक उसे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अब दूसरी फ़ील्ड में आगे बढ़नी है और मुझे अपना करियर कुछ इधर बनाना है। कुछ भी कहीं पे भी मेरा रोल नहीं है कि मैंने उसे गाइड, अच्छा, उसने सब अपने आप। और मैंने तो भगवान पे सरेंडर छोड़ दिया था, वो कर दे हो तुम कन्हैया वाली लैंग्वेज में, कि जो इसकी डेस्टिनी में होगा वो उधर ही आगे का आ जाएगा। हो सकता है योगा में कुछ अलग नया करने वाला है, पर अभी योगा छोड़ के कुछ बढ़िया ही कर रहे हैं, सब रिसर्च कर रहे हैं। तो यही है कि हम सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करें। कंट्रोल नहीं करना है, सरेंडर करना है, छोड़ देना है। तब वो अपने आप ऑटोमेटिक सही प्लेस पे कॉल करेगी। वेरी नाइस मैम। तो आप एंड में व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको एट द एंड एक हाई वाइब्रेशन में रहना है, क्योंकि जितना आज हमने डिस्कस किया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपकी वाइब्रेशंस हाई गई और इसके लिए आप जो सोचते हो, जो करते हो, उसमें सब में अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग इतने पेंटेड हो गए हैं, ऊपर से मीठा बोल चल रहे हैं, पर अंदर से कहीं न कहीं वो जल रहे हैं, कुढ़ाए हैं या अपना फंडामेंटल के रखें। तो वो यूनिवर्स उस लैंग्वेज को नहीं समझेगा, यूनिवर्स आपकी एनर्जी को डायरेक्ट
यदि मैं आज आपसे कितना मीठा बात करूँ, लेकिन यदि अंदर से मैं आपसे चिढ़ रही हूँ ना, वो एनर्जी पहले वाइब्रेट करेगी। तो आपका अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, आपके सोचने में, आपकी फीलिंग्स में और आपके एक्शन में अलाइनमेंट यदि हम ले आएँगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ईज़िली काम करेगा और वही एक बात सूत्र है। और फिर ग्रैटिट्यूड जो हम बात ग्रैटिट्यूड में रहना है, अपने वर्ड्स, एक्शंस, फीलिंग्स और बिहेवियर सब वो अलाइन हो रहे। थैंक यू सो मच मैम। बहुत कुछ आपने आज सिखाया, बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी दी एंड ज़रूर अबंडेंस के दरवाज़े मैम ने आपके लिए खोल दिए हैं। कुछ अगर चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही हैं, आप और जानकारी चाहते हैं, तो आप मैम से कॉन्टैक्ट करिए। शी इज़ अ वेरी गुड पर्सन एंड शी विल गाइड यू इन व्हाटएवर वे शी कैन। थैंक यू सो मच मैम।